कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज वाराणसी, भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में भूगोल के पार्ट 2 यानी कि भाग 2 के पहले अध्याय यानी जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन में से आपको मैंने वितरण और घनत्व इन दो बिंदुओं पर भली भांति समझा दिया था। आज हम लोग अगले बिंदु की बात करेंगे जो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को आज हम सारे लोग इस लेक्चर में समझेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का अर्थ तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ में बढ़ोतरी। लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वृद्धि का मतलब सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है जनसंख्या का बढ़ना और घटना, दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। बढ़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं धनात्मक वृद्धि, और अगर किसी कारण से जनसंख्या घट जाती है तो हम उसको कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। ये आप अच्छी तरह समझ लें कि जनसंख्या वृद्धि की जब बात होती है तो सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना ही शामिल नहीं होता है, बल्कि उसका घटना भी शामिल होता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान वहाँ रहने वाले निवासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, परिवर्तन का मतलब होता है जनसंख्या का घटना या बढ़ना, दोनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। इसलिए जनसंख्या वृद्धि की बात जब आए तो आपको दो बातें याद रखना पड़ेगा कि अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान, निश्चित अवधि का मतलब 1 साल में, 2 साल में या 10 साल में, अगर किसी शहर की, गांव की, क्षेत्र की या देश की जनसंख्या बढ़ जाए तो उस जनसंख्या के बढ़ने को हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर उसी निश्चित समय में किसी देश की जनसंख्या घट जाती है किसी कारण से, तो हम उसको जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर को हम प्रतिशत में बताते हैं कि इतने प्रतिशत दर से जनसंख्या किसी क्षेत्र की बढ़ या घट रही है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या का घटना या बढ़ना ये क्यों होता है, आप जरा इस पर विचार करें। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या बढ़ती और घटती किन कारणों से है, अगर हम इस पर विचार करें तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो उस निश्चित क्षेत्र में जो पैदा होने वाले बच्चों की संख्या है उससे जनसंख्या बढ़ती है, और उसी निश्चित क्षेत्र में जो लोग मर जाते हैं यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है उससे जनसंख्या घटती है। अगर जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है और मृत्यु को प्राप्त होने वालों की संख्या कम है, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी धनात्मक वृद्धि होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में बच्चे पैदा होने की संख्या कम हो जाए और मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा और जनसंख्या उस निश्चित अवधि में उस क्षेत्र की कम हो जाएगी। इसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। एक और भी कारण है जिससे जनसंख्या घटती या बढ़ती है, वो है प्रवास। यानी एक निश्चित क्षेत्र से कुछ लोगों का चले जाना दूसरे क्षेत्र में, या दूसरे क्षेत्र से कुछ लोगों का उस क्षेत्र में आके बस जाना, इसे हम प्रवास कहते हैं। इस अध्याय में हम प्रवास की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रवास के लिए पूरा अगला लेसन है, उसमें आप भली भांति इस तथ्य को समझेंगे। अभी हम बात करेंगे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की। जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो इस बिंदु से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि के घटक आप देख रहे हैं, कितने घटक हैं? 2, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या है?
किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जितने बच्चे पैदा हुए उनकी संख्या और उसी निश्चित अवधि में जितने लोग वहाँ के मृत्यु को प्राप्त हुए उस मृत्यु के प्राप्त होने वालों की संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है। इससे जो संख्या प्राप्त होती है वो जनसंख्या वृद्धि की दर होती है। तो इसी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की बात हम इस लेसन में करेंगे। दूसरा जो अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि है वो प्रवास के कारण से होती है, यानी कुछ लोगों का उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाना जिससे जनसंख्या घटती है, या तो फिर उस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों से लोगों का आकर बस जाना, इससे जनसंख्या बढ़ती है। दोनों ही ये जो घटक हैं वो जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। हम जब भी जनसंख्या वृद्धि की बात करें आपके दिमाग में ये बात जरूर होना चाहिए कि जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों घटनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। ये क्या है बच्चों? भारत में जनसंख्या की वार्षिक और दशकीय, दशकीय का मतलब समझते हैं, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। आपको पिछले लेक्चर भी मैंने बताया था और आपको ये भी बताया था कि हर 10 वर्ष के बाद हमारे देश में जनगणना का कार्य किया जाता है, यानी हम अपने देश के लोगों की गिनती करते हैं। तो भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक और दशकी वृद्धि दर है वो दोनों ही अधिक रही है। एक बार अपवाद स्वरूप जनसंख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमेशा जनसंख्या की वृद्धि होती रही है, जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक रही है। अतः यह निरंतर जनसंख्या वृद्धि के दर को दर्शाता है। हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की हमको 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। हम 1901 से इसको लेते हैं और 1901 से लेकर के 2011 तक की जो 10-10 साल की जनगणना हुई है उसके आधार पर हम देखते हैं कि जनसंख्या की अभिवृद्धि दर जो है उसकी 4 हमको अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, 4 दौर देखने को मिलते हैं। वो 4 दौर क्या थे और किस तरीके से उसमें जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई या कमी आई, इसको हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली अवस्था। पहली अवस्था इसको हम रुद्ध या स्थिर अवस्था भी कहते हैं, रुद्ध या स्थिर। रुद्ध का मतलब समझ रहे हैं, रुक जाना, स्थिर माने एकदम रुक करके स्थिर हो जाना। क्या ऐसा दौर था कभी हमारे जनसंख्या की इस अवस्था में? जी हाँ, हम इसके अंतर्गत 1901 से लेकर के 1921 के दौर की बात करेंगे। ये पहला दौर था। 20 साल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें जनसंख्या वृद्धि की दर बेहद कम थी, यानी निम्न जनसंख्या वृद्धि दर इसमें थी, या बिल्कुल स्थिर और मंथर गति से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1901 से 1911 तक तो जनसंख्या कुछ बढ़ी, लेकिन 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या थोड़ी सी घट गई। ये भी इस पहली अवस्था में घटना हुई और यही अपवाद है। इसके बाद जनसंख्या कभी 10 साल में घटी नहीं, लगातार बढ़ती ही चली गई। तो 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या जो घटी उसकी वजह क्या हो? कोई वजह ज़रूर होगी। विचार करिए क्या वजह हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, आज हम जिस दौर से कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ऐसा ही एक दौर आया था सन 1918 में। ऐसी ही एक महामारी ने पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था और हमारा भारत इस साल जो हमारा हम 1.5 साल से कोरोना से पीड़ित है, इससे भी ज़्यादा पीड़ित हुआ था देश। और कोई सटीक अनुमान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ हम लोग पढ़ते और सुनते आए हैं उसके मुताबिक 20 लाख से 1 करोड़ लोग देश के मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और उस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू, जिसने हमारे देश को
1918 से 1921 के बीच देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कालकलवित हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस वजह से इस दौर में जनसंख्या थोड़ी सी घट गई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें, प्रश्न उठता है कि क्या जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का घट जाना परिस्थितियों पर निर्भर होता है? तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियों पर निर्भर होता है। वहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि बच्चे कम नहीं हो रहे थे, बच्चे तो ज़्यादा हो ही रहे थे, लेकिन इस महामारी के साथ साथ जो हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं निश्चित रूप से कम थी और चिकित्सा की सुविधाओं की आज की स्थिति से हम बहुत पीछे थे, जिससे पैदा होने वाले बच्चे भी बड़ी संख्या में हर साल मर जाया करते थे। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब कुछ और भी कारण जिम्मेदार थे, कुछ धार्मिक रूढ़ियाँ थी, कुछ ऐसे लोगों के भोजन की कमी थी, गरीबी थी। इन सभी सम्मिलित कारणों की वजह से जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो बहुत धीमी थी, क्योंकि जन्म दर तो उच्च थी लेकिन मृत्यु दर भी उच्च थी। जन्म दर से थोड़ी ही कम थी मृत्यु दर, यानी बहुत सारे लोग मर भी जाया करते थे साल दर साल। इसलिए हम इस अवस्था को कहते हैं रुद्ध या स्थिर अवस्था। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था, इसको हम निरंतर वृद्धि की अवस्था कहते हैं। निरंतर वृद्धि की अवस्था वर्ष 1921 से 1951 यानी 30 साल की अवधि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस अवधि में बच्चों भारत में 47.3% की वृद्धि हुई। कल्पना कीजिए, इन 30 सालों में 47.3% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि क्यों हुई? अभी आपने इसमें देखा कि बहुत धीमे धीमे जनसंख्या बढ़ रही थी, यहाँ तक कि 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या कम भी हो गई, लेकिन इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ने लगी। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण था स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में शिक्षा के स्तर की का भी योगदान रहा, यानी शिक्षा का स्तर जब बढ़ा तो थोड़ा रूढ़ियाँ टूटी, परिवहन संचार तंत्र में भी सुधार हुआ, जिससे जन्म दर में थोड़ा नियंत्रण किया गया और मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी हुई। इसके कारण इस दौर में, इस अवस्था में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ने की ओर अग्रसर हुई। 1920 के दशक में महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि प्रभावशाली मानी जाती है। अब हम तीसरे दौर की बात करें, तीसरी अवस्था, बच्चों इसे तीव्र वृद्धि की अवस्था कहते हैं। तीव्र वृद्धि माने बहुत तेज वृद्धि जनसंख्या में। इसके अंतर्गत 30 साल की जो अवधि शामिल की जाती है, सन 1951 से 1981 का ये दौर था, जिसमें केंद्रीय सरकार के विकासात्मक कार्यों से लोगों की जीवन दशा सुधर गई। चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं में और तेजी से विस्तार हुआ। अपेक्षाकृत और बढ़िया जो है सुविधाएं आम जनता को मिलने लगी, जिससे जन्म दर थोड़ा सा नियंत्रित हुई, लेकिन मृत्यु दर पर ज़्यादा नियंत्रण किया गया, यानी मरने वालों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ और भी कारण था, और उसमें वो कारण प्रवास का भी था, जो वही मैंने बताया था आपको। तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से आने वाले प्रवास ने भी इस जो उच्च वृद्धि दर में जनसंख्या के अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था, इसे हम घटती जन्म दर की अवस्था कहते हैं। घटती जन्म दर यानी जन्म दर पे बहुत नियंत्रण हो गया। जन्म दर जो पिछले के दशकों में तेजी के साथ बहुत उच्च स्तर पर थी, वो जन्म दर धीरे धीरे घटने लगी। अब आप सोचिए कि जन्म दर क्यों घटी?
1981 के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर तीसरी अवस्था की अपेक्षा लगातार वृद्धि दर में कमी आई। आपको मैं बताऊं, 1971 से 81 में 2.2%, 1991 से 2000 में यह घटकर 1.93% और 2001 से 2011 में घटकर और भी कम 1.64% रह गई। ऐसा क्यों हुआ? जन्म दर पर लगाम कैसे लगी? जन्म दर पर लगाम इसलिए लगी, जन्म दर इसलिए नियंत्रित हुई क्योंकि लोग शिक्षित हुए, परिवार नियोजन को अपनाया, रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, अंधविश्वास कमज़ोर पड़ने लगे, जो विवाह की प्रकृति होती थी, बहुत पहले पुराने ज़माने में बचपन में ही शादी कर दी जाती थी बच्चों को, तो बच्चे भी जल्दी पैदा होते थे। लेकिन इस चौथे दौर की जब हम बात करते हैं, इस चौथे दौर में क्या हुआ कि जनसंख्या 1981 के बाद लोग इतने शिक्षित हो गए कि लोगों ने जनसंख्या के लगातार बढ़ते दुष्प्रभावों को समझा, परिवार नियोजन को अपनाया, छोटा परिवार रखने लगे और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वो थी विवाह की आयु का बढ़ जाना। औसत आयु में विवाह की वृद्धि हो गई, साथ ही साथ जीवन स्तर की सुविधाएं बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं में तो व्यापक सुधार हुआ, स्त्रियों के शिक्षा का स्तर भी बढ़ा और इन सभी कारणों से जनसंख्या में ये परिवर्तन हमको देखने को मिला। और इस वजह से जनसंख्या जो बहुत तेज़ी के साथ पिछले दशकों में बढ़ी थी, वो इस अवस्था में थोड़ी नियंत्रित हो गई और लगातार ये नियंत्रण बरकरार है। लोग छोटे परिवार और सीमित परिवार के महत्व को समझने लगे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, इसलिए इसमें व्यापक सुधार देखने को मिलता है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर इस सुधार के बावजूद अभी भी उच्च दर पर है, ये उनका मानना है विश्व विकास रिपोर्ट का। और इसके आधार पर उनका कहना है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जनसंख्या वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। अभी जनसंख्या वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि में ये 3 बिंदु हमने और शामिल किए हैं। पहला है अतिशय जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। अतिशय जनसंख्या का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही जनसंख्या। भारत में जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो अब देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। जब तक जनसंख्या वृद्धि तभी तक या उस सीमा तक ही उचित है जब तक वह देश के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभाती हो और एक संसाधन के रूप में अपना योगदान देश के लिए देती हो। लेकिन जब जनसंख्या का विस्फोट हो जाए, वो संसाधनों पर भारी पड़ने लगे, देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और तमाम समस्याएं जनसंख्या बढ़ने से उभरने लगें, तो निश्चित रूप से हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जनसंख्या अब इस देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या घातक है। इसलिए और ऐसी स्थिति अब हमारे देश में है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि वह जनसंख्या की वृद्धि दर को संतुलित रखने और उसके जो जन्म दर है उसको कम रखने का जो मुहिम है उसमें अपना सार्थक योगदान दे। अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं अतिशय जनसंख्या वृद्धि को रोकने के, तो निश्चित रूप से वो उपाय यही हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हम जागरूकता फैलाएं। जो लोग अभी भी शिक्षा से थोड़ा दूर हैं, जनसंख्या के वृद्धि और उससे होने वाले नुकसान और घातक परिणामों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें जागरूक किया जाए। सही उम्र में शादी के लिए ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राज़ी किया जाए, जहां आज भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। साथ ही गर्भ निरोधक आदि का प्रयोग किया जाए ताकि यानी परिवार नियोजन को अपनाया जाए, जिससे कि
बच्चे सही उम्र में और कम संख्या में पैदा हों। साथ ही साथ स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में न हो, बल्कि वो देश के लिए अच्छा करने और परिवार नियोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। रूढ़ियों और दहेज प्रथा का अंत होना चाहिए। तो इन तमाम उपायों को करके हम निश्चित रूप से बढ़ती हुई अतिशय जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, और इसके लिए प्रयास सरकारी स्तर पर भी हो रहा है, समाज का योगदान भी मिल रहा है, और जो हमारा शिक्षित समाज है उसे विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए सकारात्मक कदम और सकारात्मक प्रयास जरूर उठाने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता। ये क्या है? ये तो आपको पता ही चल गया कि हमारे देश में, पूरे देश में जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ी है। किस प्रकार बढ़ी है मैंने पिछले बिंदुओं में आपको समझाया। 20 साल और 30 साल का पीरियड रखते हुए, दौर रखते हुए आपको बताया कि रुद्ध और स्थिर अवस्था थी, फिर तीव्र मंद गति से बढ़ने वाली थी, फिर तीव्र गति से बढ़ने वाली थी। इस तरीके से मैंने आपको समझाया, जिससे आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जनसंख्या हमारे देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न है। यानी हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए कुछ राज्यों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और कुछ लोगों में थोड़ा धीमी गति से बढ़ी है। ठीक है, अगर हम ऐसे राज्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि दो तरीके के क्षेत्र हम भारत में देखने को मिलते हैं। निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र। तो पहले देखते हैं निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र कौन है, जहां जनसंख्या थोड़ा कम गति से बढ़ी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है केरल का। केरल के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी। इन क्षेत्रों में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर 20% से कम रही। इसलिए हम इसको निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र के रूप में इनकी गणना करते हैं। और केरल में तो 10% से बीचे 9.4% वृद्धि दर रही जनसंख्या की। और आपको ये पता होगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस अवधि में केरल की जनसंख्या वृद्धि देश में सबसे कम क्यों रही, तो इसका सटीक उत्तर यही है कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है। महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है, सबसे शिक्षित महिलाएं भी हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से वहाँ पर जागरूक लोग हैं जो कि जनसंख्या की वृद्धि की समस्याओं को समझते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभावी उपाय किए और जनसंख्या को नियंत्रित दर से बढ़ाया। ठीक है, और दूसरे क्षेत्र वो हैं जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वालों में की बात करें तो हम देखते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन सभी राज्यों में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 20 से 25% रही। तो ये राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें हम उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र के रूप में इनकी गणना करते हैं। आवश्यकता इस बात की है, इन राज्य के लोगों को भी समझदार और शिक्षित होना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि दर को, जन्म दर को नियंत्रित करने के सकारात्मक उपाय करने चाहिए। ठीक है, अब हम एक और बिंदु इसमें सम्मिलित करेंगे, जनसंख्या वृद्धि और किशोर। किशोर समझ रहे हैं? किशोर आपको कहा जाएगा, आपकी अवस्था वाले जो बालक और युवा हैं वो किशोरों में शामिल हैं। आपकी पुस्तक, आपके पाठ्यक्रम में यह बिंदु क्यों डाला गया है? तो ये कुछ रोचक तथ्यों के संदर्भ में है।
2001 में भारत की कुल जनसंख्या में किशोर यानी 10 से 19 वर्ष के आयु वाले लोगों की संख्या 22% थी। 22%। एक मज़ेदार उदाहरण भी आपको 1-2 दिन पहले ही पता चला है कि चीन ने अपने देश में अधिकतम 2 बच्चे पैदा करने की नीति को संशोधित कर दिया। अब चीन में कोई भी दंपति यानी पति पत्नी 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, जबकि इस देश ने कभी बहुत कड़ाई के साथ 1 बच्चों की नीति लागू की थी, फिर 2 बच्चों की नीति लागू की और आज 3 बच्चों की नीति लागू कर रहा है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हालांकि उसकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कंट्रोल के साथ है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल शायद हो गया, इसलिए सरकार को 3 बच्चों की नीति लागू करनी पड़ी। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है पता है आपको? वहाँ बूढ़ों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। युवाओं की संख्या किशोरों की संख्या में कमी आ रही है। और आप जानते हैं युवा किसी राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति होते हैं, इसलिए चाइना को मजबूरन ये नीति लागू करनी पड़ी। बच्चों, भारत सरकार द्वारा भी किशोरों और युवाओं के विकास के लिए एक युवा नीति बनाई गई थी। मैं आपको बताऊं, 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति, जिसको हम NYP 2014 कहते हैं, NYP 2014, नेशनल यूथ पॉलिसी बोलते हैं इसको, NYP यानी राष्ट्रीय युवा नीति। 2014 में हमारी भारत सरकार ने युवाओं के लिए यह नीति बनाई, क्योंकि युवा ऐसा वर्ग था जो देश के विकास में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो युवा नीति बनाने का उद्देश्य यही था कि यह वर्ग देश के रचनात्मक विकास में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बने। युवाओं से बड़ी अपेक्षा होती है देश को। यही उद्देश्य था जिसके लिए सरकार ने इस युवा नीति को लागू किया। इस युवा नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था कि निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता हो, वो अच्छे निर्णय लेने वाले बने, देश के विकास के लिए अच्छे कार्य करें। युवा एक सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करने वाले गुणों से पोषित हो। इस युवा नीति का एक उद्देश्य ये भी था। इसी क्रम में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष बल दिया गया। लैंगिक समानता की अवधारणा को इसमें विकसित किया गया। लैंगिक समानता का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष समान समझे जाएं, लिंग के आधार पर उनमें भेद न किया जाए कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। ये मानसिकता से लोग दूर हो जाएं और पर्याप्त अवसर महिलाओं को भी दिया जाए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और इस क्रम में हमारा देश काफ़ी विकसित है। महिलाओं को उच्च सम्मान दिया गया और उनको पूरी सहभागिता दी गई हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की, और उसके पीछे इस युवा नीति का बहुत बड़ा योगदान था। युवाओं में स्वास्थ्य, रचनात्मकता, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए परिवर्तनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इस युवा नीति का एक मुख्य उद्देश्य था, जिसका लाभ हमें आज मिल रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में भी मिलेगा। तो इसलिए आपके इस लेसन में, इस अध्याय में इस महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया जाए, जनसंख्या वृद्धि और किशोर, ताकि आप राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्यों से परिचित हो सकें और आप भी जनसंख्या वृद्धि के समस्याओं को समझें और साथ ही साथ देश के लिए अपना अच्छा योगदान सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो आज आपने इस लेसन के इस बिंदु वृद्धि को समझ लिया। अभी संगठन बाकी है इस अध्याय का और ये अंतिम बिंदु होगा। इस अंतिम बिंदु संगठन को हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।